हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। दिस इज सेशन नंबर 2। सो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, फर्स्टली सब्सक्राइब द चैनल ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलते रहें। ओके चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ 10 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे जो कि आपके पेडागोजी से कनेक्टेड होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सेशन वैसे आपका बाइलिंगुअल रहेगा तो आपको हिंदी इंग्लिश में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है, ज़रूर से मैसेज करिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी विशेष धार्मिक या जाति समूह के सदस्यों के प्रति प्रतिकूल रवैये को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिनोट अनफेवरेबल एटीट्यूड टूवर्ड्स मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एथनिक और रिलीजियस ग्रुप। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर समूह है, कोई समुदाय है, कोई जाति है ना, कोई ग्रुप है मान लो, उसके प्रति हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है ना, तो इसको पक्षपात बोला जाएगा, प्रिजुडाइज बोला जाएगा, रैसिज्म नस्लवाद बोला जाएगा, एनिमिटी दुश्मनी बोला जाएगा, या कट्टरता इसको बोला जा सकता है, फैंटेसिज्म इसको बोला जा सकता है। तो देखो आपने जेंडर वाला चैप्टर यदि पढ़ा है ना, जिसमें हम लोग जेंडर बाइसिंग की बात करते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें कई सारे शब्दों को सीखने को मिलता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, किसी समुदाय के प्रति जो हमारा रवैया जो है ठीक नहीं है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, अनफेवरेबल है, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर भेदभाव की बात कर रहे हैं। हम लोग इसको पक्षपात बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसको दर्शा रहा है, ये किसको मेंशन कर रहा है? पक्षपात को यहाँ पर मेंशन कर रहा है, राइट। चलिए आगे बात करेंगे। आई थिंक क्लियर होगा। देखो इसमें रेसिज्म तो हो नहीं सकता था कि हम लोग किसी रेसिज्म की बात करें, गोरे काले का भेदभाव हम लोग ऐसा कर रहे हैं, राइट। वो वाली चीज़ तो है नहीं, कोई दुश्मनी दिखा नहीं रहा है, ये बोल रहे सिर्फ व्यवहार जो है, एटीट्यूड जो है वो अनफेवरेबल है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में से वैचारिक अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण यहाँ पर क्या होगा, जो हमें बताएगा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग? सबसे अच्छा दृष्टिकोण यहाँ पर क्या हो सकता है? डीप लर्निंग अप्रोच होगा, गहन अधिगम दृष्टिकोण होगा, सरफेस लर्निंग अप्रोच यहाँ पर हो सकता है, स्ट्रैटेजिक लर्निंग अप्रोच यहाँ पर हो सकता है, मेमोरी बेस्ड लर्निंग अप्रोच यहाँ पर हो सकता है। देखो अगर आप कॉन्सेप्ट सीखने की बात करें, मतलब आप किसी भी चीज़ पर विचार विमर्श कर रहे हैं, सोचने की बात कर रहे हैं, मतलब आपको उस पर क्या करना पड़ेगा? ध्यान लगाना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? डीप लर्निंग करना पड़ेगा, गहन अधिगम यहाँ पर करना पड़ेगा। देखो बेसिकली दो चीज़ें होती है, एक हमारा डीप लर्निंग होता है और एक पृष्ठ अधिगम दृष्टिकोण होता है, जिसको इंग्लिश में सरफेस लर्निंग अप्रोच बोला जाता है। कभी कभी ना इसको ये भी बोल दिया जाता है ना, इंग्लिश में तो सरफेस ही रहेगा, हिंदी में इसको उथला अधिगम भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। अब पूछा क्या गया था? वैचारिक, मतलब आप किसी भी चीज़ पर कॉन्सेप्ट अगर सीख रहे हो, डेफिनेटली डीप लर्निंग आपको करनी पड़ेगी, है ना। आप अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे, मतलब आपको थोड़ा डीप में नॉलेज चाहिएगा ना उसका, तो इसको बोला जाता है डीप लर्निंग अप्रोच। की कोई भी कॉन्सेप्ट बनाना, कुछ भी करना, वो डीप लर्निंग होता है। जस्ट लाइक आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होते हैं, स्कीमिंग वगैरह कर रहे होते हैं, वो जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए यदि कोई पढ़ाई होती है, कोई चीज़ आप कर रहे हैं, उसको सरफेस लर्निंग बोला जाता है। जैसे कोई न्यूज़पेपर का ही एग्जांपल ले लो, है ना। कोई न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, है ना, तो आपने हेडलाइन वगैरह पढ़ ली, जो चीज़ें आपके काम की नहीं थी, मान लो स्पोर्ट्स आपके काम का नहीं है, पर्टिकुलर बॉलीवुड आपके काम का नहीं है ना, ऐसी कुछ चीज़ें जो आपके काम की नहीं है, उसको आपने क्या कर दिया? स्किप कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या कहलाती है? ये चीज़ें सरफेस कहलाती है, मतलब ऊपर ऊपर से उथला उथला सा आप ज्ञान ले लेते हैं। ठीक है, अभी आपसे वैचारिक बोला गया, तो आपका हमेशा आंसर क्या होना चाहिए? डीप लर्निंग अप्रोच होना चाहिए। और मेमोरी के टाइप में, मतलब मेमोरी बेस्ड कोई लर्निंग यदि आप कर रहे हैं तो स्मृति आधारित हो जाएगा, और कोई स्ट्रैटेजिक बेस है, मतलब वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, तो वो स्पेसिफाई रहेगा। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो आंसर भी आपका नॉर्मल ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। जब एक बच्चा पहली मंजिल की खिड़की से ज़मीन पर कूदने के लिए प्रेरित होता है क्योंकि यह उसे रोमांचित कर देता है, किस प्रकार के प्रेरणा सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? पूछा क्या गया है? अ चाइल्ड इज मोटिवेटेड टू जंप फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर विंडो टू द ग्राउंड बिकॉज इट गिव्स हर अ थ्रिल, है ना। व्हाट मोटिवेशन थ्योरी बेस्ट डिस्क्राइब दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन? एक बच्चे को अपनी पहली मंजिल की खिड़की से ज़मीन पर कूदने में बहुत मज़ा आता है, ये उसको थ्रिल देता है ना, जस्ट लाइक आज कुछ तूफ़ानी करते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया? अराउजल थ्योरी, इंसेंटिव थ्योरी, ड्राइव थ्योरी और इंस्टेंट थ्योरी।
देखिए ये CL हल के द्वारा दी गई थ्योरिया है, ऑलमोस्ट सब CL हल ने ही दी है इस प्रकार की थ्योरिया, है ना। सबसे पहले मैं आपको 4 थ्योरी के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद आप आंसर सोचिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो फर्स्ट वन इज़ अराउजल थ्योरी। अराउजल का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपको अराउज कर रही है, मतलब है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि ये चीज़ मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, जस्ट लाइक अराउज करना, है ना। अराउजल को आप ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी चीज़ की ओर आकर्षित हो पाते हो ना, तो वो अराउजल होता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ से आप यहाँ विंडो पे खड़े हो और आपको नीचे की ज़मीन दिख रही है, अब आपको ऐसा एक्साइटमेंट हो रहा है कि नहीं आज तो मुझे जंप लगानी ही है, तो ये क्या है, एक तरीके से काइंड ऑफ अराउजल इसको बोला जा सकता है। इंसेंटिव मतलब जब भी आप कोई कार्य करेंगे तो आपको बदले में क्या दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। जैसे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने 10 में से 10 क्वेश्चन के आंसर कर दिए, तो बदले में सर ने आपको रिवॉर्ड के रूप में कुछ क्लासेस फ्री आपकी कर दी, है ना। या कुछ बदले में जैसे बच्चों को मिलता है ना रिवॉर्ड में 5 स्टार मिल गए, 3 स्टार मिल गए, तो ये इंसेंटिव होता है ना। इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, मतलब जो रिवॉर्ड के टर्म में होगा। ड्राइव थ्योरी, कोई भी आप किसी भी कार्य को करने के लिए आपके अंदर जो मोटिवेशन आता है, जो चीज़ आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, वो ड्राइव होता है। काइंड ऑफ मोटिवेशन इसको बोला जा सकता है। इट मे बी इंटरनल और इट मे बी एक्सटर्नल, ये आंतरिक भी हो सकता है, ये बाहरी भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, इंस्टेंट थ्योरी का मतलब क्या होता है, जो इंस्टेंट हो जाती, जो अचानक से हो जाती। जस्ट लाइक आप गिरते हैं तो एकदम से आप आवाज़ निकालते, आउच में गिर गया या लग गई, जो भी आपका वर्ड होता है, तो वो इंस्टेंट होता है ना। जैसे कि एकदम से धूल आई तो आपने अपनी जो आईलैशेस है, जो पलके हैं, उसको एकदम से बंद कर लिया। ठीक है, छींक आती है तो एकदम से आइज क्लोज हो जाती है, तो ये अचानक होती है। इसके लिए आपकी बॉडी को उसको इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ भी अचानक होने वाले काम क्या होते हैं, इंस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, रोमांचक वाली है, थ्रिलिंग वाली है, तो ये क्या हो जाएगी, प्रदीपन हो जाएगी, क्योंकि किसी प्रकार का रिवॉर्ड तो मिल नहीं रहा है, कोई भी काइंड ऑफ मोटिवेशन तो नहीं बता रहा है जिसकी वजह से बच्चे को कार्य करने की इच्छा और बदले में उसको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिले। ये जस्ट कुछ भी एक एक्टिविटी हो सकती है जो आपको खुशी दे, है ना, वो वाली। इंस्टेंट थ्योरी कोई अचानक होने वाली एक्टिविटी, अब ये तो हर किसी का मन करेगा नहीं, है ना, जो इंस्टेंट अचानक से होगी, राइट। तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, अराउजल यहाँ पर बोला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होता है और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को किस रूप में जाना जाता है, इंडिविजुअल आर बोर्न विदाउट बिल्ट इन मेंटल कंटेंट एंड देयर फॉर ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस और परसेप्शन, दिस नोशन इज रिफर्ड एज अ, क्या पूछा गया है, इंडिविजुअल आर बोर्न विदाउट बिल्ट इन मेंटल कंटेंट, है ना। जो भी बच्चा जन्म लेता है उसके पास ऐसा कुछ एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी नहीं होती है कि मानसिक योग्यता है। एंड देयर फॉर ऑल नॉलेज कम फ्रॉम एक्सपीरियंस और परसेप्शन, जो नॉलेज आता है वो अनुभव से आता है, या जो भी अपने अपने आप आसपास के एनवायरनमेंट से सीखा है उससे आता है। इस परसेप्शन को या इस नोशन को क्या बोला जाएगा, टैबुला नोटा, टैबुला रास, टैबुला प्राइमस या फिर टैबुला नोवस इसको बोला जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता है इसको क्या बोला जाता है। शायद आपको सुकरात का वो स्टेटमेंट याद हो कि बच्चे कोरी स्लेट की तरह होते हैं, तो ये काइंड ऑफ वही है कि बच्चे का ब्रेन या मस्तिष्क पूरा खाली है। अब उस पर धीरे धीरे आप अपने क्या देख सकते हैं, अनुभव देख सकते हैं, जो उसने उसके आसपास के वातावरण से सीखा या आपने जो उसको सिखाया है। तो इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, टैबुला रास, है ना। और ये शब्द पहली बार किसने यूज़ किया था, तो आप ध्यान रखिएगा, जॉन लॉक ने शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। ठीक है, ये नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी सुकरात का स्टेटमेंट है ये बच्चे खाली स्लेट की तरह होते हैं, और इसके लिए एक शब्द है टैबुला रास करके, मतलब बच्चे कंप्लीटली क्या होते हैं, ब्लैंक होते हैं ना। और धीरे धीरे आप अनुभव या धारणा उनके अंदर देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ये असर्शन आपके सामने, रीजन आपके सामने, ऑप्शंस आपके सामने। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, एक बार से आप खुद से पढ़िए और आंसर करिए। सीटेट के अब ये फेवरेट क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस करवाया गया सीटेट में इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए देखिए और आंसर करिए। देखो पूछा क्या गया है इसके अंदर, सबसे पहले तो आप कथन देखिए, पढ़ाते समय शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाना चाहिए। अब कारण का मतलब, कारण रीज़न क्या दे रखा है, तो आप यहाँ पर क्या करिए, क्योंकि ऐड कर दीजिए, या फिर इंग्लिश वाले बिकॉज ऐड कर दीजिए। अब इस सेंटेंस को कंप्लीट करिए, है ना, 2 सेंटेंस को जोड़ दिया है तो बिकॉज जोड़कर ऐड कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए।
है ना। अब आप खुद से पढ़कर देखिए और बताइए ए, सबसे पहले ये देखिए ए करेक्ट है और आर करेक्ट है। अगर ये दोनों करेक्ट है तो क्या ये इसको सही तरीके से डिफाइन कर रहा है, आर ए की सही तरीके से व्याख्या कर रहा है क्या? तो क्योंकि लगाने से ये सेंटेंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। While teaching, a teacher should use a variety of ways to represent the context of teaching, because teachers need to adapt their pedagogy to suit the diverse needs of learning. तो yes, both are correct और आर ए को completely define भी कर रहा है। आर इज द complete explanation of ए, है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हमेशा आप क्या करेंगे, इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। हिंदी वाले यहाँ पर क्योंकि लगा देंगे और इंग्लिश वाले यहाँ पर बिकॉज लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए। आई थिंक एक्सप्लेनेशन तो नहीं चाहिए ना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। पढ़ाते समय टीचर को अलग अलग तरीके अपनाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर हर एक बच्चे के लिए वो जो चीज़ है, जो पैडागोजी हमने सीखी है, वो हर एक बच्चे के अनुकूल होना चाहिए। तो रीज़न भी सही है। चलिए, 6th नंबर का क्वेश्चन काफ़ी लॉजिकल है, मेमोरी वाला क्वेश्चन है ये। एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर को 10 अंकों को 3 से 4 अंकों में समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका जो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही है, ये क्या है? मतलब जो हमारा 10 नंबर का जो डिजिट होता है, जस्ट लाइक 8770, है ना। फिर हमने 2 से 3 डिजिट में, अब हम लोग करोड़ों में तो याद करते नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन नंबर को हम लोग खुद भी अपने फ़ोन नंबर को ऐसे छोटे छोटे अंकों में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये चंकिंग है, ये एनकोडिंग है, ये एसिमिलेशन है, ये एडप्शन है। तो ये 2 चीज़ें तो आपने सुनी होगी शायद जीन पियाजे की थ्योरी में, राइट। जीन पियाजे की थ्योरी को डिटेल में पढ़ा है तो आपने ये सुना होगा, एसिमिलेशन। बच्चा कुछ भी स्कीमा डेवलप करता है, फिर उसको क्या करता है, एसिमिलेट करता है ना। फिर अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, अगर आपका स्कीमा अनबैलेंस हो गया नई चीज़ों को सीखने के कारण, तो आप उसको क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं, समायोजित करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है, राइट। तो अभी आपसे ये दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो स्कीमा से रिलेटेड है। किसी भी चीज़ को एनकोड करना, जैसे कि मैंने आपका नेम लिखा तो मैंने उसको क्या करा, उसको एनकोड कर दिया 0101 या किसी भी तरीके से, जस्ट लाइक ये बाइनरी का मैंने एग्जांपल लिया है। तो अभी ये किसकी बात हो रही है, चंकिंग की बात हो रही है, खंडीकरण की बात हो रही है। ये मेमोरी का एक बहुत अच्छा टाइप होता है, जहाँ पर आप लंबे लंबे नंबर्स याद नहीं रख सकते, आप उन्हें क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पढ़ देते हैं। ऐसे ही सेम होता है जिसको मैजिकल नंबर बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है 7 + -2। चीज़ों को आप या तो 7 + 2 यानी कि 9 के फॉर्मेट में, या चीज़ों को 5 के फॉर्मेट में याद करिए। इससे चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती है। तो ये मेमोरी टेक्निक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है चंकिंग। चंक का मतलब क्या होता है, चीज़ों को छोटे छोटे में चंक कर देना, मतलब खंड कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से बच्चों की परीक्षा में असफल होने का कारण हो सकता है? बच्चे यदि एग्जाम में फेल हो रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर क्या होगा? कक्षा का परिवेश, क्योंकि कक्षा का माहौल ख़राब है। शारीरिक शक्ति, बच्चे जो फिजिकली स्ट्रेंथ नहीं है उनके अंदर। परीक्षा का भय या परीक्षा के दौरान धैर्य की कमी। देखो, परीक्षा में यदि बच्चे असफल हो रहे हैं तो सबसे बड़ा रीज़न किसको माना जाता है, कि बच्चों को एग्ज़ाम का क्या रहता है, फियर होता है। क्योंकि देखो, मेंस एग्ज़ाम साल में एक बार होती है ना। तो यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस करवाया गया है, कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन का, मतलब बच्चे का वैल्यूएशन डेली बेसिस पर किया जाए, मिड सम लिए जाए, फॉर्मेटिव टेस्ट लिए जाए, है ना। बीच बीच में फॉर्मेटिव टेस्ट लिए जाए, ताकि एकदम जो बच्चों के ऊपर वो मेंस एग्ज़ाम देते समय जो फियर आता है उसको क्या किया जा सके, कम यहाँ पर किया जा सके। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं फियर ऑफ एग्जामिनेशन असफल होने का सबसे बड़ा कारण है, मेन रीज़न है। बाकी सारे रीज़न भी हो सकते हैं, है ना। कक्षा का परिवेश भी हो सकता है, बच्चे इतने शक्तिशाली नहीं है ना। परीक्षा में धैर्य की कमी है, लेकिन आपको क्या बताना था, मेन रीज़न बताना था। तो मेन रीज़न तो क्या हो सकता है, परीक्षा का भय होना, है ना। क्योंकि एकदम से एग्जाम में बैठते हाथ पैर कांपने लग जाता है, इंसान पसीना पसीना हो जाता है। सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिक्षेप यह कहता है कि मूर्त प्रलोभनों और पुरस्कारों के द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? विच व्यू ऑफ द लर्निंग एक्सप्लेन्स दैट tangible incentives and rewards motivate student for learning? मतलब यहाँ पर बच्चों को क्या देना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए, है ना, इंसेंटिव देना चाहिए। जैसे अभी आपको बताया था ना, इंसेंटिव क्या होता है, कि हमने किसी को कोई रिवॉर्ड दे दिया, रिवॉर्ड इन द सेंस कि हमने उसको कॉइन दे दिया, बदले में चॉकलेट्स दे दी, तो ये इंसेंटिव हो गए। ठीक है, तो ये कौन सी थ्योरी में आता है? ये ह्यूमनिस्टिक बोलते हैं, मानवतावादी बोलते हैं, जस्ट लाइक अब्राहम मास्लो। ये व्यवहारवादी बोलते हैं, संज्ञानात्मकवादी है, सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, संज्ञानात्मकवादी में आप किसको कंसीडर कर सकते हैं, जीन पियाजे को। सामाजिक सांस्कृतिक में आप यहाँ पर किसको कंसीडर कर सकते हैं, लेव वाइगोत्स्की को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपसे किसकी बात की गई है, रिवॉर्ड की बात की गई। रिवॉर्ड की बात कौन करते हैं, व्यवहारवादी करते हैं, जस्ट लाइक आपके थॉर्नडाइक करते हैं, स्कीनर करते हैं, है ना, और आपके फेवरेट पावलोव करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। रूही को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल क पेंसिल ख से बड़ी है, पेंसिल ए इज़ लॉन्गर देन पेंसिल बी एंड पेंसिल बी इज़ लॉन्गर देन पेंसिल सी। पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रूही इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि फाइनली क जो है ग से बड़ी है, तो वह जिन पियाजे की किस विशेषता को दर्शा रही है। तो बेसिकली जिन पियाजे की जो विशेषता है 4 स्टेजेस में जो स्पेसिफिक स्टेजेस है, जस्ट लाइक सीरिएशन, क्रमबद्धता, कंजर्वेशन, संरक्षण, सकर्मक विचार, ट्रांजिटिव थॉट्स या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक आधार। देखो सबसे पहले तो रूही के पास चलते हैं। रूही ने क्या बोला है? पेंसिल ए इज ग्रेटर देन पेंसिल बी, पेंसिल बी इज ग्रेटर देन पेंसिल सी। तो रूही किस कंक्लूजन पर पहुंची? पेंसिल ए इज ग्रेटर देन पेंसिल सी। अगर रूही यहाँ तक पहुंच पाई है मतलब उसने कौन से नियम को फॉलो कर लिया है? देखो सबसे पहले ये जो तीनों नियम है, ये तीनों नियम कौन से हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के है ना, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का होता है जहाँ पर बच्चा कल्पनात्मक चिंतन कर सकता है। अब ये कल्पनात्मक तो है नहीं क्योंकि चीज़ें उसके सामने रखी हुई है ना, उसको 3 पेंसिल देख के कंपेयर करना था, तो ये फॉर्मल तो हो नहीं सकता है, कल्पना तो उसको करनी है नहीं, है ना, लिखा भी है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। अब आपके पास 3 ऑप्शंस बचते हैं, सीरिएशन, कंजर्वेशन और सकर्मक थॉट्स यानी कि ट्रांजिटिव थॉट्स। अब देखो यहाँ पर जो रूल लग रहा है वो सकर्मक थॉट्स का लग रहा है। जब आप चीज़ों को उनकी हाइट के अकॉर्डिंग या इस तरीके से अरेंज करते हैं तो उसको ट्रांजिटिव थॉट्स के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि एक पूछा गया था लाइब्रेरी में जो है बुक शेल्फ के अंदर बुक को उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे सबसे बड़ी बुक को पहले अरेंज किया गया, फिर उससे छोटी बुक को, है ना, फिर उससे छोटी बुक को। तो यहाँ पर भी क्या लग रहा है? ट्रांजिटिव थॉट्स ही लग रहे हैं, सकर्मक विचार ही लग रहे हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा कि किसकी बात यहाँ पर करी जा रही है, सकर्मक विचार की। देखो संरक्षण के नियम के अंदर क्या होता है, आप वॉल्यूम वगैरह के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ हल्की है भारी है, इस हिसाब से वस्तुओं को कंपेयर करके अपने थॉट्स लगाते हैं, राइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं होते उसके लिए किस चीज़ को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? मैच्योरिटी को, कौशल को, सामाजिक प्रभाव को या कल्चर प्रभाव को? देखो अधिगम के कारण कौन सा परिवर्तन नहीं होगा जिसमें अधिगम और उसका कोई कनेक्शन नहीं है? परिपक्वता बोला जा सकता है, परिपक्वता का अधिगम से कोई कनेक्शन नहीं है, परिपक्वता समय के हिसाब से आती है। कौशल अधिगम से कनेक्टेड है, सोशल इन्फ्लुएंस भी आपको अधिगम को प्रभावित करेगा और सांस्कृतिक प्रभाव भी आपके अधिगम को प्रभावित करेगा। तो चेंजेस दैट आर नॉट ड्यू टू लर्निंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मैच्योरिटी, है ना, मैच्योरेशन, परिपक्वता, इसको यहाँ पर बोला जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, मैच्योरिटी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। इसने पूछा यही था कि अधिगम का कारण कौन सा नहीं है, तो ये अधिगम से कनेक्टेड है, ये अधिगम से कनेक्टेड है और ये अधिगम से कनेक्टेड है। कौन सा कनेक्टेड नहीं है? तो मैच्योरिटी यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है। ओके, आई थिंक क्लियर होंगे ये 10 क्वेश्चन आपके। अच्छा, एक बार से अपना अपना स्कोर भी शेयर करिएगा कि कोई भी क्वेश्चन में यदि दिक्कत आई है तो मेंशन करिएगा कमेंट के अंदर कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अच्छा लगा हो ज़रूर से लाइक करिएगा, अपना अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत रहती है, लास्ट टाइम बाइलिंगुअल वाला इशू था, आई थिंक मैंने सेशन में आपकी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है ना, क्वेश्चन आपके सारे ही बाइलिंगुअल रखे गए हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।